गुड मॉर्निंग साथियों। तो नीलेश टार्जन 65 में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है मौलिक विद्युत। मौलिक विद्युत किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, ये सभी चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग जाने थे कि स्थिर विद्युत, गतिशील विद्युत क्या होता है, उसके क्या क्या प्रकार हैं। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले मौलिक विद्युत से कि मौलिक विद्युत होते क्या है और किन किन इनके प्रकार है, कैसे मौलिक विद्युत कहा जाता है। इसको हम लोग इंग्लिश में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हुआ? बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या यह हुआ कि जो हम लोग छोटे छोटे चीज़, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिशियन है या फिर इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, तो क्या होता है कि वो सभी चीज़ जो जितने भी इलेक्ट्रिक हैं वो काम कैसे करते हैं। जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है, करंट प्रवाहित होता है, काम कैसे करता, प्रवाहित कैसे होता है, हम लोगों को तो दिखता नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं, हम लोग उसको महसूस करते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि हाँ इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो किस प्रकार से होता है, काम कैसे करता है, तो चलिए आज देखते हैं। और सभी लोग जितना भी बताया जाएगा आप लोग कॉपी में नोट करते जाइएगा, ताकि आप लोगों को बाद में देखने के लिए, पढ़ने के लिए और समझने के लिए सुविधा हो। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पहला में पदार्थ। पदार्थ आखिर होता क्या है, पदार्थ होता क्या है, ऐसा तो मन में सवाल आता है। पदार्थ होता क्या? हम लोग सभी लोग बोलते हैं, जो पढ़े हुए हैं, जो नहीं भी पढ़े हुए हैं वो भी बोलते हैं कि ये क्या है। तो पदार्थ है कागज़, लकड़ी, पत्थर, जितना भी चीज़ हम लोग देखते हैं, पंखा, मोटर, सभी चीज़ क्या है, तो पदार्थ के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो पदार्थ के अंतर्गत आता है। तो हम लोग कैसे जानते हैं कि ये पदार्थ है, ये बना, कोई ऐसा चीज़ तो होगा जिससे बना होता है ना। तो कोई ऐसा चीज़ बना होता है जो हम लोगों के माध्यम से बनाया जाता है। जैसे जितने चीज़ हम लोग देखते हैं, ठीक है, जो हम लोग देखते हैं, पंखा देखते हैं, टेबल देखते हैं, लकड़ी देखते हैं, प्लास्टिक देखते हैं, ये क्या है, तो मानव निर्मित है। ये सभी जितने चीज़ पदार्थ हम लोग देखते हैं तो क्या है, मानव निर्मित है। लेकिन कुछ ऐसे भी चीज़ें जो प्राकृतिक है। ठीक है, मानव निर्मित तो सभी को पता है, प्राकृतिक भी सभी को पता होता है, अधिकतर लोगों को भी पता होता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोगों को नहीं पता होता है कि प्राकृतिक के अंतर्गत क्या क्या आता है। क्यों? क्योंकि हम लोग उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। प्राकृतिक पहले से दे दिया है तो हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लकड़ी, जंगल में जाते हैं तो लकड़ी काट दो, बस काटने पर ही ध्यान जाता है, उसको लगाने का ध्यान कम ही जाता है, कम ही लोगों के ऊपर जाता है कि हाँ पेड़ लगाना है, पेड़ को कहीं नहीं काटना चाहिए। लेकिन जो हम लोग मानव निर्मित है उस पर ज़्यादा ध्यान क्यों जाता है? क्योंकि हम लोग उसको बनाने में मेहनत लगा है, पैसा लगा है, खून पसीना उस पर बहा दिए हैं बनाने के लिए। तो क्या हो रहा है, उसके ऊपर हम लोगों को ध्यान ज़्यादा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो होता है पदार्थ, ये तो समझ में आ गया कि हम लोग भी बनाते हैं, जो बनाते हैं मानव निर्मित होता है उसे भी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, एक होता है प्राकृतिक के अनुसार। प्राकृतिक के अनुसार कौन कौन सा होता है, तो ठोस होता है, द्रव्य होता है और गैस होता है। ठीक है, ये जो तीन हैं ये तो हम लोग तो नहीं प्राप्त कर रहे हैं, हम लोग तो नहीं हाँ, ठोस है जो हम लोग भी बनाते हैं, और कुछ ऐसे भी चीज़ें जो पहले से बन गए हैं। द्रव्य है तो द्रव्य चीज़ भी हम लोग बनाते हैं, तेल तो हम लोग भी बनाते हैं, दूध हम लोग भी बनाते हैं। ठीक है, गैस है जो हम लोग भी बनाते हैं। ठीक है, गैस भी हम लोग बनाते हैं। लेकिन ये सभी चीज़ जो हम लोग बना रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, पहले से मिला हुआ प्राकृतिक का देन है, तभी ना हम लोग बना रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हम लोग मतलब उत्पादन अचानक हम लोग ही बना दिए हैं, ऐसा तो बात नहीं है। प्राकृतिक के द्वारा पहले से मिला हुआ है, प्राकृतिक के द्वारा पहले से मिला हुआ, इसीलिए हम लोग बना सकते हैं। ठोस पहले से मिला हुआ है, लकड़ी है और कई चीज़ है, पेड़ पौधा जो हम लोगों को पहले से मिला हुआ, ये सब ठोस चीज़ है, वो सब हम लोगों को पहले से मिला है, तभी तो उसके माध्यम से हम लोग दरवाज़ा बनाते हैं, बेंच बनाते हैं, डेस्क बनाते हैं, चौकी बनाते हैं,
कई सारी चीज़ बनाते हैं, ठीक है, खिलौना भी बनाते हैं। द्रव्य के माध्यम से क्या हो रहा है, तो द्रव्य पहले से मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है और कई ऐसे चीज़ है जो पहले से मिले होते हैं, ठीक है। पहले से मिले तो क्या, जब पानी, ठीक है, पानी हम लोगों को द्रव्य है, हम लोगों को मिल रहा है, तभी ना इसके माध्यम से हम लोग कुछ बना रहे हैं। कोई भी चीज़ को बनाने के लिए दूध है या फिर कोई भी चीज़ है जो नॉर्मल, जो लिक्विड में होता है, द्रव में होता है, उसको पानी की ज़रूरत पड़ती है बनाने के लिए। तो द्रव्य में हम लोगों को पानी मिला, एक लिक्विड मिला, तभी ना हम लोग काम कर रहे हैं। गैस में क्या हुआ, ऑक्सीजन मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड तो हो ही रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, लिथियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सभी चीज़ क्या हो रहा है, प्रकृति के द्वारा मिल रहा है, तभी ना उसको हम लोग बना रहे हैं। अभी क्या हो रहा है कि जब कोरोना वायरस का टाइम था तो उसमें क्या हो रहा था कि ऑक्सीजन को खरीदा जा रहा था। ऑक्सीजन को मतलब कि इतना था कि मानव को ऑक्सीजन देने के लिए ही घट जाता था, तो क्या किया जा रहा था, तो बनाया जा रहा था, ऑक्सीजन को बनाया जा रहा था। हॉस्पिटल में क्या किया जाता था, ऑक्सीजन तो हम लोग एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, क्या होता तो मानव निर्मित होता, बना करके और हम लोगों को दिया जाता है, ठीक है। तो वो क्या है कि पहले से हम लोगों को मिला हुआ है, ऑक्सीजन पहले से हम लोगों को मिला हुआ, उसके हिसाब से ही बनाया जा रहा है। पहले हम लोग जब जो हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, वैज्ञानिक लोग हैं सो पहले रिसर्च किया कि किस क्या क्या चीज़ मिला होता है, कैसे कैसे काम होता है, कैसे कैसे ये मतलब हम लोगों को जीवित रखने का काम करता है, तो उसके बारे में पता चला, तभी ना हम लोगों को दे रहा है, ठीक है। अब देखो, जब एक वैज्ञानिक आया था तो वो क्या किया, तो पदार्थ के बारे में जाना कि पदार्थ होता क्या है, ठीक है, पदार्थ होता क्या है और पदार्थ होता क्या है, तो कैसे कैसे बनता है, ये सभी चीज़ के बारे में रिसर्च किया, ठीक है। तो पदार्थ के बारे में जब रिसर्च किया तो जो वैज्ञानिक था वो बोला कि चलो अब ठीक है, अब कुछ ये तो हम लोग पदार्थ के बारे में जान गए कि पदार्थ किसको कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है इसके बाद आता है अणु, इसके बाद आता है अणु। जब दूसरा वैज्ञानिक आया तब क्या सोचा कि जो पदार्थ है वो किन किन अंगों से बना हुआ, किन किन कण से बना हुआ है, कैसे कैसे कण से बने हुए हैं। तो क्या किया कि जो वैज्ञानिक था वो क्या किया, तो पदार्थ को तोड़ दिया, ठीक है। जब पदार्थों को तोड़ दिया तो वो क्या हुआ, तो छोटे छोटे कण में बदल गए। जो अणु था, पदार्थ को जब तोड़ा तो वो अणु में बदल गया, मतलब छोटे से छोटे कण में परिवर्तन हो गए, ठीक है, छोटे छोटे कण में परिवर्तन हो गए। तो इसको वो जो वैज्ञानिक था क्या किया कि पदार्थ को छोटे छोटे मतलब कि टुकड़ा करके देखा कि चलो किन किन कणों से बना हुआ, तो उसका नाम क्या दिया, तो अणु दिया, ठीक है। अणु दिया मतलब हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, तो अणु हम लोग किसको बोल सकते हैं, पदार्थ का वह छोटे से छोटा गुण, पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण या भाग जिसे हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। पदार्थ का वह छोटा से छोटा भाग जिसे हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में उसका प्रयोग किया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया कहाँ पर होता है, तो बैटरी में होता है, बैटरी में होता है। वहाँ पर क्या पाया जाता है, वहाँ पर पाया जाता है H2SO4, ठीक है, H2SO4 बैटरी में पाया जाता है। तो जो अणु होता है उसका रासायनिक क्रिया कहाँ होगा, मतलब कि उसका जो कण होगा वो अभिक्रित कहाँ होगा, तो रासायनिक में होगा, ठीक है। इस बैटरी के अंदर जो जहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से इसको तोड़ा जा सकता है, इसको प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो वो वैज्ञानिक भी जो अणु का खोज किया था वो भी है सो हार मान लिया, ठीक है, वो भी हार मान लिया कि चलो अब पदार्थ से हम अणु में तोड़ दिए, अब अणु से छोटा छोटा कण हो गया, अब अणु को हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि अणु को अब हम नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है, ये हार मान चुका है। अब जो अगला वैज्ञानिक आया जो अणु का खोज किया वो तो हार मान लिया, ठीक है, लेकिन जो अब अगला वैज्ञानिक आया वो क्या किया, तो परमाणु का खोज कर दिया, परमाणु का खोज कर दिया। अब परमाणु का मतलब क्या हो रहा है, तो परमाणु मतलब अणु का छोटा रूप, मैंने पहले क्या था, तो पदार्थ था,
पदार्थ था, पदार्थ का छोटा रूप क्या किया तो अणु में किया, अणु का छोटा रूप क्या किया तो परमाणु में कर दिया। अब जो वैज्ञानिक था, जो हार मान गया था वैज्ञानिक, वही वैज्ञानिक दूसरा, उसके जगह पर दूसरा वैज्ञानिक आया और बोलता है कि नहीं, हम अणु को भी तोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ठीक उसी प्रकार इसको भी क्या किया तो छोटा छोटा रूप में परिवर्तन कर दिया। अब इतना छोटा रूप में परिवर्तन हो गया, इतना छोटा रूप में परिवर्तन हो गया कि इसको हम लोग सूक्ष्मदर्शी, मतलब नग्न आंखें से तो छोड़ दीजिए, सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से भी नहीं देख सकते हैं। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से भी हम लोग नहीं देख सकते हैं, इतना छोटा कर दिया। मतलब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि परमाणु हम लोग किसे कहेंगे तो अणु का वह छोटा से छोटा भाग, अणु का वह छोटा से छोटा भाग जिसे हम लोग आंखों तथा सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से भी नहीं देखा जा सकता, परंतु ये क्या होगा तो रासायनिक अभिक्रिया में काम करेगा। लेकिन ये भी जो रासायनिक अभिक्रिया में काम करेगा सो अणु के अपेक्षा अणु जिस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया में स्वतंत्र रूप से काम करता है, ठीक उस प्रकार इसमें स्वतंत्र रूप से काम नहीं करेगा, स्वतंत्र रूप से काम नहीं करेगा। मतलब है कि जो बैटरी में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया होता है, तो बैटरी में भी जो काम होगा H2SO4 के माध्यम से, वहां पर जो बैटरी में जो काम होगा उसे भी हम लोग अच्छे प्रकार से नहीं देखा जा सकता है। अब सोच सकते हैं कि पदार्थ जो बड़ा था उसको छोटा रूप में परिवर्तन किया, छोटा रूप को अणु को परिवर्तन फिर परमाणु में कर दिया। अब सोच सकते हैं कि कितना छोटा कर दिया, जिसे हम लोग अणु परमाणु को भी एक सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से भी नहीं देख सकते हैं। ठीक है, जब सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से नहीं देख सकते हैं तो खुद सोचा जाए, जब हम लोग धूल लेते हैं, एक कंकड़ वाला धूल लेते हैं, कंकड़ जो छोटा छोटा रहता है, और एक पूरा महीन धूल लेते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो छोटा छोटा कंकड़ होता है वो दिखता है, जो छोटा छोटा कंकड़ होता है वो तो दिखता है, परंतु जो धूल वाला होता है उसमें क्या कंकड़ दिखता है, पता नहीं चलता, बस धूल ही धूल दिखता है, कंकड़ तो नहीं पता चलता, धूल ही धूल दिखता है। तो यही है परमाणु। अब परमाणु के अंदर क्या आता है, परमाणु के अंदर क्या आता है तो परमाणु के अंदर तीन चीज आते हैं, परमाणु के अंदर तीन चीज आते हैं। क्या क्या आता है तो प्रोटॉन आता है, दूसरा न्यूट्रॉन आता है, और तीसरा आता है इलेक्ट्रॉन। तीसरा क्या आता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये किस में आता है तो परमाणु में ही आता है, परमाणु के अंतर्गत ही इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये जो तीनों है, ये तीनों इसमें काम कैसे करते हैं, ये तीनों है तो इस परमाणु में काम कैसे करते हैं। तो चलिए इसका हम अब परमाणु संरचना देखते हैं। क्या देखते हैं, परमाणु संरचना। परमाणु संरचना। अब परमाणु संरचना, उसमें देखें कि परमाणु के अंतर्गत क्या क्या आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन चीज आ रहा है, अर्थात प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीन चीज आ रहे हैं। ठीक है, तीन चीज मौजूद है यहां पर। क्या हो रहा है तो तीन चीज मौजूद है, मतलब ये परमाणु के अंतर्गत क्या है, ये तीन चीज मौजूद है। ठीक है, तीन चीज जब मौजूद है तो क्या ये भी तो देखना पड़ेगा कि इसका जो संरचना यहाँ पे लिखा हुआ है संरचना, तो इसका जो संरचना होगा वो किस प्रकार से होगा, ऐसा तो बात है। तो चलिए देखते हैं संरचना किस प्रकार से होता है। तो एक गोल होता है, इसके ऊपर और होता है, इसके ऊपर और होता है, इसके ऊपर और बहुत सारे होते हैं, कई सारे इसी प्रकार से बने होते हैं। लेकिन ये क्या, ये तो हम लोग विहित बना दिए हैं, लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे कैसे। तो चलिए एक चीज पहले समझते हैं कि कोई भी वस्तु होता है, कोई भी सामान होता है, हम लोग मनुष्य हैं, हम लोगों के पास भी और सभी की जगह पर कोई भी वस्तु, तो उसका एक मेन पॉइंट होता है जिसको हम लोग बीच कहते हैं, बीच का पॉइंट कहते हैं। ठीक है, कोई भी वस्तु, कोई भी सामान हो, कोई भी लकड़ी हो, टेबल हो, डेस्क हो, कोई भी चीज, तो उसका एक बीच
पॉइंट होता है, ठीक है। नाभिक जिसको कहते हैं, हम लोगों के शरीर में भी एक नाभिक है जो मेन पॉइंट है, बीच पूरे शरीर का एक बीच पॉइंट है। डेक्स है तो उसका भी एक मेन पॉइंट होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये जो संरचना बनाया गया है, ठीक है, ये पूरा जो संरचना बनाया गया है, तो क्या होगा, इसका भी कोई तो एक मेन पॉइंट होगा। तो इसका मेन पॉइंट क्या है, तो ये बीच का भाग है, ये बीच का भाग है, ठीक है, ये बीच का भाग है। अब ये बीच का भाग है तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो हम लोग नाभिक कहेंगे, इसको नाभिक कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, नाभिक। नाभिक कहेंगे। ये जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे, बीच के पॉइंट को नाभिक कहेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो नाभिक है, इसके अंदर क्या क्या होता है, तो इसके अंदर एक न्यूट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। इसके बीच में क्या होता है, तो एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। यहाँ पे लिखा हुआ परमाणु संरचना, मिट गया है थोड़ा सा, परमाणु संरचना। परमाणु संरचना का अंदर मतलब क्या हो कि परमाणु का जो संरचना है, परमाणु के अंदर में ये जो तीन चीज है, इसी के अंदर में क्या आ रहा है, तो ये जो संरचना है, तो इसी के अंदर में ये चीज है, ये जो संरचना है, इसी के अंदर में ये तीन चीज है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो ये जो नाभिक है, ये जो नाभिक है, तो नाभिक के अंदर क्या आ रहा है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दो चीज आ रहा है, बच गया क्या, तो इलेक्ट्रॉन, बच गया इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज और, ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ये जो न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, तो दोनों एक ही नाभिक में एक ही जगह कैसे विद्यमान होते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है जब दो चीज है तो कभी ये बढ़ेगा तो कभी ये बढ़ेगा तो बाहर निकल जाएगा, ऐसा तो होता है, हो सकता है। लेकिन क्या होता है कि ये दोनों के बीच एक आणविक बल होता है, एक आणविक बल होता है, जैसे हम लोगों के शरीर में होता है, ठीक है। हम लोगों के शरीर में होता है तो क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति आता है, कोई बढ़िया अच्छा से बात करता है कोई, तो हम लोग क्या होते हैं, उससे प्रसन्न होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। कोई वस्तु को देख करके अट्रैक्ट होते हैं, वो वस्तु अच्छा है, हम उसको खरीदेंगे, क्या हो रहा है, उसके और अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसके और आकर्षित हो रहे हैं, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार इसमें भी क्या होता है, तो एक आणविक बल होता है, ठीक है। जो आणविक बल होता है तो ये क्या करता है, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित किए हुए रहता है, अपनी ओर जकड़े हुए रहता है, ठीक, जो दोनों को कहीं बाहर जाने नहीं देता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब एक चीज और, जब ये दो चीज तो यहाँ पर विद्यमान होगी, ये दो चीज तो मिल गए हैं, ये दो चीज तो एक जगह पर अपनी जगह पर बैठ गए हैं, ठीक है, ये दो चीज अपनी जगह पर बैठ गए हैं, ठीक है। अब जब ये दो चीज बैठ गए हैं तो बचा क्या, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन भाई काम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का भी तो कोई काम होगा, तो इलेक्ट्रॉन का काम क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का काम यह है कि ये जो इसके चारों ओर न्यूट्रॉन प्रोटॉन के ये जो नाभिक है, इसके चारों ओर परिक्रमा करने का काम करता है। क्या काम करता है, तो परिक्रमा करने का काम करता है। किस प्रकार से, तो देखते ये जो इलेक्ट्रॉन है हम इसको बैठाते हैं, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम बैठाते हैं, अब देखिए ये जो छोटे छोटे कण हैं, ये जो छोटे छोटे कण हैं, ये क्या है, तो इलेक्ट्रॉन है। ये जो छोटे छोटे कण हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। जिस प्रकार से बताया गया उसी प्रकार से चित्र में छाप लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये जो घूम रहा है, चक्कर जो काट रहा है, ये क्या है, तो इलेक्ट्रॉन है। अब एक चीज और, जब इलेक्ट्रॉन है चक्कर काट रहा है, तो चक्कर किस प्रकार से काटता है, ऐसा तो नहीं सिर्फ है बस चारों ओर घूम रहा है, जिसको हम लोग परिक्रमा कहते हैं, सिर्फ घूम रहे नहीं, इसके साथ परिक्रमा के साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूमता है, अपने अक्ष पर भी घूमता है। तो किस प्रकार से अपने अक्ष पर घूमता है, तो ये क्या करता है, जैसे जिस प्रकार से हम लोग पृथ्वी को देखते हैं, पृथ्वी को हम लोगों को पता है कि पृथ्वी एक जगह पर घूम रहा है, एक जगह पर घूम रहा है। तो जो एक जगह पर घूम रहा है तो क्या हो रहा है, अपने स्थान पर भी घूम रहा है और चारों तरफ भी घूम रहा है, चारों तरफ भी घूम रहा है, अपने भी अक्ष पर घूम रहा है और चारों तरफ भी घूम रहा है। तो ठीक उसी प्रकार ये भी जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये भी ऐसे एक अपने अक्ष पर घूमता है, अपने भी अक्ष पर घूमता है और चारों ओर भी घूमता है, ठीक है। क्लियर हो गया, मतलब इसमें जो संरचना बनाया गया, परमाणु संरचना में तीनों चीज मौजूद हो गए। नाभिक में क्या होता है, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है, इसके चारों ओर क्या परिक्रमा करता है, तो इलेक्ट्रॉन,
नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करता है। ठीक है, अब जैसे प्रश्न आ गया कि परमाणु संरचना किसे कहते हैं, काम कैसे करता है। ठीक है, क्वेश्चन तो आ सकता है, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि परमाणु संरचना के अंदर नाभिक में, परमाणु संरचना के अंतर्गत नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद होते हैं तथा इसके चारों ओर अपने अक्ष पर इलेक्ट्रॉन घूमते हुए न्यूट्रॉन प्रोटॉन की परिक्रमा करते हैं। क्लियर? एक बार और फिर से, परमाणु संरचना किसे कहेंगे, तो नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉन प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर अपने अक्ष के साथ साथ परिक्रमा करते हैं, इसे ही परमाणु संरचना कहते हैं। ठीक है, लिख के और इस चित्र को छाप लीजिए। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो है परमाणु संरचना जब हो गया, परमाणु संरचना के पहले क्या आया, तो परमाणु आया। परमाणु को बनाया गया परमाणु संरचना के अंतर्गत। ठीक है, कि ये जो परमाणु के अंदर ये तीन चीज आते हैं, तो इसका जो संरचना होता है किस प्रकार से होता है। ठीक है, किस प्रकार से इसमें विद्यमान होते हैं, परमाणु में विद्यमान होते हैं। ठीक है, अब जब परमाणु में विद्यमान होते हैं ये चीज, तो एक चीज और जो देखा गया, नाभिक जो देखा गया है। ठीक है, तो परमाणु संरचना के बाद ये क्या आ रहा है, नाभिक आ रहा है। ठीक है, तो एक वैज्ञानिक आया रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड, जिन्होंने 1911 ईस्वी में क्या किया, तो नाभिक का खोज किया। अब नाभिक का खोज किस प्रकार से किया भाई, तो नाभिक का खोज, इसको आगे हम लोग देखेंगे। तो नाभिक का खोज में कुछ इस प्रकार है कि जैसे यहाँ पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक जगह पर, लेकिन उसमें क्या होगा कि एक नाभिक होता है जिसमें तीन लगे हुए रहते हैं, बीच में रहेगा न्यूट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे देखेंगे। तो अभी बस इतना जानते हैं, अभी ये तीन चीज के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो तीन चीज के बारे में था, तो पहला जो था वो क्या था, तो प्रोटॉन। अब देखिए भाई कि प्रोटॉन है, जो संरचना बनाया गया था उसमें क्या था, तो प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन था और इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो है, उन सभी चीजों का भी तो कोई एक भार होगा, उसका भी तो कोई एक आवेश होगा, विद्यमान होगा, कि किस प्रकार से हम लोग इसका जो भार होता है, उसका तो कोई भार होगा तभी ना एक जगह पर स्थिर है। अब जिसका कोई भार ही नहीं होता है, वो कहीं एक जगह पर स्थिर होता है, नहीं होता है। जिसका कोई भार नहीं होता है, जैसे फॉर्म होता है ना, वो क्या, उसका कोई ज्यादा तो कोई भार नहीं होता है, तो वो क्या होता है कि एक स्थान से दूसरा स्थान उड़ जाता है, हवा के माध्यम से थोड़ा सा जोर दे दिए तो वो एक स्थान से दूसरा स्थान भटक जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोटॉन है, ठीक है, ये जो प्रोटॉन है उसमें क्या होता है, तो इसका एक आवेश होता है, वो कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, -19 कूलम आवेश, -19 कूलम आवेश होता है। ठीक है, इसका जो आवेश होता है कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 -19 कूलम आवेश होता है। लेकिन ये जो आवेश होता है, ये क्या होता है, अब प्लस होता है, माइनस होता है, धन और ऋण, जिसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो प्रोटॉन होता है उसमें धन आवेश होता है, इसमें क्या होता है, धन आवेश होता है। ठीक है, ये जो प्रोटॉन है इसमें धन आवेश होता है। ठीक है, अब इसका जो आवेश तो पता चल गया। ठीक है, अब इसका एक चीज और होता है, भार। ठीक है, अब इसका भार कितना होता है, तो हम लोग भार कैसे जानेंगे कि यह कितना होता है, तो इसका जो भार होता है वह 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, इतना ये भार होता है।
ठीक है। प्रोटॉन का जो भार होता है, प्रोटॉन का सबसे पहले आवेश कितना होता है, तो प्लस चार्ज देना है, प्लस चार्ज आप नहीं दीजिएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। प्लस चार्ज देना है और 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है। अब पूछेगा भार कितना है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। क्लियर। अब अगला देखेंगे, यहां पर क्या है अगला में, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, अब न्यूट्रॉन का भी तो कोई भार होगा, इसका भी तो कोई आवेश होगा, परंतु इसका कोई आवेश नहीं होता है, ये आवेश रहित होता है, इसका कोई आवेश नहीं होता है, इसमें कोई आवेश नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। ये चार्ज रहित होता है, ये इसमें कोई रहित का मतलब नहीं, कोई चीज नहीं है, इसमें विद्यमान नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका भार होता है। अब इसका भार कितना होता है भाई, तो इसका भार कितना होता है, तो जितना प्रोटॉन होता है, जितना प्रोटॉन होता है उसी के बराबर होता है न्यूट्रॉन का भार। न्यूट्रॉन का भी भार उतना ही होता है जितना प्रोटॉन का भार होता है, मतलब कि प्रोटॉन का भार कितना है, तो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 kg, तो इसका भी न्यूट्रॉन का भी भार उतना ही होगा, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 kg। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखेंगे, आगे क्या है, दो चीज तो देख लिए, आगे है न्यूट्रॉन, आगे है न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन है तो इसका भी तो कोई आवेश होगा। अब ऐसा तो नहीं कि सॉरी इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन का तो कोई आवेश नहीं था, तो क्या इलेक्ट्रॉन का भी आवेश नहीं होगा, गलत बात। ये इलेक्ट्रॉन का भी आवेश होता है, जिस प्रकार से प्रोटॉन का आवेश होता है ठीक उसी प्रकार न्यूट्रॉन का भी आवेश होता है। अब सॉरी न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, तो इसका भी आवेश होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब भाई एक चीज और कि प्रोटॉन का भी आवेश इतना है और इलेक्ट्रॉन का भी आवेश इतना है, तो दोनों में अंतर क्या है, ऐसा तो सवाल आता है कि दोनों में अंतर क्या है। लेकिन अंतर क्या है, तो इसका में क्या है, तो प्लस चार्ज है, लेकिन इसमें क्या होगा, माइनस चार्ज है। क्लियर। अब मान के चलिए कि इसको इलेक्ट्रॉन को लिख देंगे सिर्फ इतना कूलम और प्रोटॉन का भी सिर्फ इतना कूलम, तो दोनों का तो एक ही है भाई, तो अंतर क्या है, ऐसा तो होता है ना। तो अब ऐसा होने के लिए, ऐसा सवाल नहीं उठने के लिए क्या दिया गया है, तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। मतलब क्या होता है कि प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। अब एक चीज और, लेकिन क्या होता है कि जो प्रोटॉन का भार है, जो प्रोटॉन का भार होता है उसके अपेक्षा इलेक्ट्रॉन का भार कम होता है। अब कम कैसे होता है, ये जो है इसका भी कोई भार दिया हुआ है, इसका भी तो कोई भार होगा, ठीक है। इसका भार कितना है, इलेक्ट्रॉन का भार कितना है, तो इसका भार है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, ठीक है। इसका जो इलेक्ट्रॉन का भार है वो इतना है। अब इलेक्ट्रॉन का भार है तो देख सकते हैं कि यहाँ जितना लिखा हुआ है अपेक्षा, उसके अपेक्षा ये दिख रहा है कि क्या हो रहा है, तो प्रोटॉन की अपेक्षा ये इलेक्ट्रॉन कम भारी है, हल्का है। हल्का कैसे, तो देखिए अगर जहां पर माइनस में दिख रहा है, आपको अगर माइनस में दिख रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो घट रहा है। जैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो इधर क्या होता है, प्लस की ओर जाता है, प्लस जाता है, इधर क्या होता है, तो माइनस जाता है, मतलब माइनस जा रहा है तो क्या हो रहा है, घट रहा है। और जितना आगे जाते जाएगा 1 से लेकर के 100 तक गया है तो सबसे हल्का कौन सा होगा, 100 नंबर वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 20 से माइनस 27 है और यहाँ पे क्या है, माइनस 31 है, माइनस 31 है। तो क्या है, प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन कम हल्का है, मतलब भारी कम है इसका, ठीक है। और एक चीज और, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो इसको जो आवेश है, इसका जो आवेश है वो क्या है, तो माइनस चार्ज है, इसका माइनस चार्ज है। ये तो पहले ही घट चुका है। ये जो प्रोटॉन का आवेश था वह धन चार्ज था और इसका ऋण चार्ज है। तो क्या यहाँ पे सीधा सीधी देखा जा रहा है कि इसका जो आवेश है वह अधिक है, इसका आवेश कम है। क्लियर, इतना समझ में आ गया।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों चीज था नाभिक में। तो क्या था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब दोनों चीज था तो वो क्या था, आणविक बल से एक दूसरे में चिपके हुए था, मतलब आकर्षित किए हुए था। लेकिन उन दोनों का जो मतलब दूरी होता है, इन दोनों का भी तो कोई दूरी होगा ना, ऐसा नहीं तो कि दोनों मतलब एक ही जगह पर एक ही पर मतलब पूरा चिपक के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इसे लिख लीजिएगा कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच की दूरी 2 से 3 फुर्मी मीटर होता है। मतलब लिख लेंगे यहाँ पर यहाँ पर लिख लेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच की दूरी कितना होता है, तो 2 से 3 फुर्मी मीटर। क्लियर? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और जितना लिखाए हैं एक बार फिर से देख लीजिएगा, कॉपी में नोट करते जाइएगा सभी, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और जितना टॉपिक बताए गए हैं इन सभी में अगर कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद।